पत्रकारिता की पाठशाला। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे पत्रकारिता के सिद्धांत की। द जर्नलिज्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म। मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जर्नलिज्म के क्या हैं? ये हमारा आज का विषय है। इस पर हम बात करेंगे। और इससे पहले पिछली क्लास में पत्रकारिता की पाठशाला के पिछले एपिसोड में आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया गया था, कुछ होमवर्क दिया गया था। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सदफ, आप क्या होमवर्क दिया गया था और आपने क्या किया? सर, आपने एक होमवर्क दिया, हमें पढ़ाया था पत्रकारिता के मूल्य और उसके कुछ फीचर। तो उसमें आपने हमसे कहा था कि एक हमें न्यूज लेनी है और हमें उसके मूल्य जो है वो अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। तो क्या मैंने आपने एक वो लिखा? असाइनमेंट लिखा है। जी सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हॉस्पिटल में आग लगी थी गुजरात में, तो उस पर जो अपना फैसला सुनाया है, इसको एनालाइज करते हुए मैंने अपना जो है लिखा है इसमें सर। ठीक है। और एक फीचर स्टोरी आपने कही थी। तो आपने फीचर लिखा? फीचर स्टोरी में मैंने अपना ही ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है वो लिखा था, माई जर्नी ऑफ उदयपुर। ठीक है। तो उदयपुर के दर्शनीय स्थल क्या हैं और उदयपुर में के ऊपर आपने जो फीचर लिखा है उसको आप मेल कीजिएगा ताकि हम उसको अच्छे से चेक करके आपको फीडबैक दें। और बाकी हमारा जो आज का विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक फील्ड में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में नियम कानून कह सकते हैं, लॉज है, इथिक्स है। उसी तरह से जर्नलिज्म के बेसिक और फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स क्या हैं, इस पर हम आज करेंगे बात। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है ट्रूथफुलनेस, अर्थात सत्यता। हिंदी में उसको बोलते हैं सत्यता, ट्रूथफुलनेस इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं तथ्यों की सच्चाई। यानी आप ऐसा कोई तथ्य अपने रिपोर्ट में ना लिखें जो सच ना हो। तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिविटी। इंग्लिश में ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं वस्तुपरकता। वस्तुपरकता। अगला पॉइंट है फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब फेयर का मतलब गोरे रंग से नहीं है। यहाँ पे फेयर का मतलब है निष्पक्ष, अनबायस्ड। यानी आपकी रिपोर्ट अनबायस्ड होनी चाहिए, आप किसी का पक्ष नहीं लेंगे, इसीलिए उसको कहा जाता है निष्पक्षता। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस। यानी आपकी स्टोरी बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। हिंदी में बोलते हैं संतुलन, बैलेंस को। नेक्स्ट पॉइंट है स्रोत, अर्थात सोर्सेस। यानी आपको जो सोर्स हैं, जहां से आपको खबर मिल रही है, उसको क्रॉस चेक करना एक दूसरे सूत्र से बेहद जरूरी है। सुनी सुनाई बात पर आपको यकीन नहीं करना है, उसको क्रॉस चेक करना है। तो ये कुछ हमने बेसिक पॉइंट्स आपको बताए। अब इन्हीं को इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट क्या है गौरवी, और आप उससे उसको एक्सप्लेन कीजिए। सर ट्रूथफुलनेस। हाँ सर मतलब कि जो भी हम स्टोरी बनाने उसमें सच्चाई होनी चाहिए। हाँ, कोई एग्जाम्पल के साथ बताइए।
जो स्टोरी आपको मालूम हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड और आपको लगा हो कि इस स्टोरी में उतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ का दौर है, बहुत सारी फेक न्यूज़ फैल जाती है, जबकि आपको फोकस फैक्ट न्यूज़ पर करना है, यानी सच्चाई पर करना है। जो फैक्ट है सिर्फ वही आपको बताना है। तो आपके नॉलेज में है कोई ऐसी स्टोरी? सर अभी रिसेंट की मतलब कल ही आई थी कि आज 10th और 12th का रिजल्ट आ रहा है, पर वो फेक न्यूज़ थी। जब हमने उसकी वो देखी तो वो फेक न्यूज़ थी, आज रिजल्ट नहीं आ रहा था। बिल्कुल, यानी आपने उस खबर को क्रॉस चेक किया। और कैसे क्रॉस चेक किया? मैं इसी स्टोरी का एग्जांपल देता हूँ कि 10वीं और 12वीं का अगर रिजल्ट आ रहा है तो वो किसी न किसी बोर्ड का होगा, सीबीएसई बोर्ड का होगा, यूपी बोर्ड का होगा, बिहार बोर्ड का होगा, कहीं ना कहीं का तो होगा। तो उस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उस बोर्ड के जो अधिकारी हैं, चाहे वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हो या कोई भी जो जिम्मेदार अधिकारी है जो मीडिया से बात कर सकता है, आप उनसे बात कीजिए और इस खबर को क्रॉस चेक कीजिए। इस तरीके से आप फेक न्यूज़ को फैलने से रोक सकते हैं और आपकी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट को हमेशा फैक्ट न्यूज़ ही बतानी है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। सदफ, आप बताइए दूसरा पॉइंट क्या है? एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स, तथ्यों की सच्चाई। इसे आप कैसे पता कर सकते हैं और किसी भी एक न्यूज स्टोरी का एग्जांपल देके बताइए। सर जैसे हमें किसी स्टोरी के बारे में अगर सच्चाई पता भी करनी है, तो जिसने हमें बताई है या जिसके जरिए से हम पता कर रहे हैं, तो हमें ये भी क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो हमें सच बता रहा है या हमें वो भी घुमाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, केवल इसमें एक पॉइंट ये है कि जो तथ्य है, अब देखिए आपको समझना है, दो शब्द हैं, एक तथ्य और एक सत्य। तथ्य जो होता है वो सत्य होना चाहिए। जैसे एक तथ्य है यानी फैक्ट है कि सूर्योदय जो है पूर्व से होता है, ये फैक्ट है ना, आज से नहीं है, जमाने से है। केवल कलयुग में ही नहीं, सतयुग में भी ऐसा था। तो अगर सूर्योदय पूर्व से होता है तो वो हमेशा होगा, फिर कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितना भी बदलाव आ जाए, लेकिन हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। और यही तथ्य जो है सत्य है, इसमें कोई घालमेल नहीं किया जा सकता। आप अक्सर आप देखते होंगे न्यूज में कि किसी ने कोई बयान दिया, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर आपने प्रस्तुत किया, तो इसका मतलब आपने तथ्य के साथ खिलवाड़ किया। आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है जसप्रीत? सर फेयरनेस, हमें हाँ, किसी के साथ अनबायस नहीं होना। जैसे कि सर अभी हमने स्टोरी देखी थी किसानों की और केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ भी हमें नहीं जाना, हमें किसानों की सपोर्ट में भी नहीं जाना, हमें जो सच्चाई है सिर्फ वही बतानी है। हाँ, लेकिन सच्चाई पता आप कैसे करोगी? उसके लिए आपको केंद्र सरकार का वर्जन भी अपनी स्टोरी में लिखना है और फार्मर्स क्या क्या कहना है वो भी लिखना है। फेयरनेस का मतलब यहाँ पर है कि आप न तो सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे कि सरकार ने कह दिया कि नहीं ये किसान नहीं है, ये आतंकी हैं, खालिस्तानी है वगैरह वगैरह, और किसान कह रहे हैं कि ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, बेकार है। तो आपने दोनों लोगों को बराबर का महत्व दिया है, ना तो आप सरकार के समर्थन में हैं, ना तो आप किसान के समर्थन में हैं, और ना ही विरोध में हैं। आपका काम यह है कि वस्तु स्थिति यानी जो रियलिटी है उसको आपने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि भाई किसानों का ये कहना है, सरकार का ये कहना है, अब इनके बीच में क्या जो है सोल्यूशन निकलेगा ये आपको तय करना है। ठीक है ना? इसलिए आपको फेयर रहो। फेयर का मतलब हमारे लिए सब बराबर है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमारी नजर में, एक जर्नलिस्ट की नजर में सब बराबर है और सबको बराबर का महत्व देना है। अगला पॉइंट क्या है गौरवी? सर बैलेंस। हाँ, बैलेंस आपको बनाना है, जो अभी फेयरनेस से ही रिलेटेड पॉइंट है। अब ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए कि आपने 300 वर्ड्स में 300 शब्दों में कोई स्टोरी लिखी है और उन 300 शब्दों में 200 शब्द में आपने किसी का गुणगान किया है, बड़ा पॉजिटिव लिखा है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मान लो यूपी में चुनाव आने वाले हैं और आपने अपनी स्टोरी फाइल किया कि यूपी की सरकार ने 4 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, ये किया है, वो किया है, पूरी रिपोर्ट में आपने सरकार का प्रचार किया है। वो समाचार नहीं है। समाचार क्या है कि आप ये बताएं कि योगी सरकार कह रही है कि 4 लाख रोजगार दिया है, लेकिन जब हमने जाकर के उन युवाओं से संपर्क किया तो पता चला कि उनको तो रोजगार नहीं मिला है। यानी आपने उस पर रिसर्च करके फैक्ट बताया है। ठीक है? इस तरीके से आपको स्टोरी बैलेंस बनाकर रखनी है। अगला पॉइंट बताइए सर।
सर ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता। इस पॉइंट को देखिए आप सब लोग समझिए, क्योंकि इसमें बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कुछ आइडिया है कि ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है? किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है कि मीडिया से ही की बात करें। व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? हाउ कैन यू डिफाइन इट? वस्तुपरकता इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको अगर समझाऊं तो इसका मतलब होता है नजरिया। जैसे मान लीजिए कि गौरवी की नजर में इंस्टाग्राम पर जितनी भी पिक्स अपलोड करते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, चाहे मॉडल्स हों, और जितनी भी मतलब ग्लैमरस पिक्स अपलोड करते हैं, तो गौरवी का ये मानना है या ये कहना है कि ठीक है, ये उनका पर्सनल स्पेस है, उनका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो अपनी पिक्स अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। वहीं पर सदफ का ये नजरिया हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल गलत करते हैं, इतने छोटे कपड़ों में ये कैसे पिक्स अपलोड कर सकते हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और टीवी पर ये रोल निभाती है माँ पार्वती का या एक आदर्शवादी बहू का, है ना, और उनसे लोग प्रभावित होते हैं, और यहाँ पर ये इतने जो है ग्लैमरस पिक्स डाल रही हैं। इसके बाद इनकी ट्रोलिंग होती है, लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे तो लगता है बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। अब जरा समझिए, खबर सिर्फ एक है कि किसी एक्ट्रेस ने अपनी जो है ग्लैमरस पिक इंस्टाग्राम पर अपलोड की, तो उसको कुछ लोग तारीफ करेंगे, तो कुछ लोग उसकी खिंचाई करेंगे, आलोचना करेंगे, उसी को ट्रोलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर दो लोगों का अलग अलग नजरिया हो गया ना। अब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भैया कौन सा नजरिया सही है, कौन सा गलत है? इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, ये शब्द कहने में जितना छोटा है, दरअसल इसके जो मायने हैं ना, जो इसका मीनिंग है, वो बहुत बड़ा है, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। कहानी ये है कि एक हाथी होता है, एलिफेंट, और 6 लोग होते हैं जो कि अंधे होते हैं, दे आर ब्लाइंड। और ये एक लोक कथा है जो कि दादी नानी अपनी कहानियां सुनाती हैं, उसमें बताया जाता है। अब आप बहुत गौर से सुनिए। तो होता यह है कि एक बार उन सारे जो 6 लोग होते हैं उनके बीच में ये बहस होने लग जाती है कि हाथी कैसा होता है। तो जो पहला वाला ब्लाइंड पर्सन होता है, वो हाथी के पेट को टच करता है और वो कहता है कि दरअसल हाथी जो है दीवार की तरह होता है। जबकि दूसरा वाला जो ब्लाइंड पर्सन है, वो हाथी के दांत को टच करता है, टीथ। तो उसको वो ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, दरअसल हाथी तलवार की तरह होता है, क्योंकि जो हाथी के दांत है उसने उस पूरा टच किया तो उसको लगा ये तलवार की तरह है। इसके बाद जो तीसरा था, उसने हाथी की सूंड को टच किया, सूंड को पकड़ा, तो उसने कहा अरे तुम दोनों ही गलत हो, दरअसल हाथी तो सांप की तरह होता है। इसके बाद फिर क्या हुआ, जो पांचवा व्यक्ति था वो हाथी के कान को टच कर रहा था, क्योंकि वो भी ब्लाइंड था। अब किसी को देखो पता नहीं है, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो टच करके अंदाजा लगा रहे हैं। तो पांचवें व्यक्ति ने जब हाथी के कान को टच किया तो उसको ये लगा कि अरे भाई तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, तुम सब गलत हो, हाथी दरअसल पंखे की तरह होता है। और इसके बाद जो छठा व्यक्ति था वो हाथी के पूंछ को पकड़ लेता है। तो वो क्या कहता है कि अरे बेवकूफो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता जाता, हाथी ना तो दीवार की तरह, ना तलवार की तरह, ना सांप और ना पंखे की तरह होता है, बल्कि ये तो एक रस्सी की तरह होता है। रस्सी जानते हैं ना आप लोग, क्योंकि उसने पूंछ को पकड़ा होता है तो उसको लगता है ये रस्सी है। अब जरा आप सोचिए कि सारे जो 6 लोग थे, ब्लाइंड लोग थे, अंधे लोग थे, ये आपस में बहस कर रहे हैं और हाथी मस्तानी चाल में वहां से चला जाता है। अब जरा अगर आपसे पूछा जाए जसप्रीत कि कौन इनमें से सच बोल रहा था, किसका तथ्य ज्यादा दमदार है, तथ्य और सत्य में क्या सच्चाई है, तो आप क्या कहेंगी? सर उन लोगों का अपना नजरिया था, उन्होंने जिस चीज को छुआ उनको वैसा ही महसूस हुआ। बिल्कुल। गौरवी आपको क्या लगता है? सबका अलग अलग नजरिया होता है, तो वो उनके नजरिया से सही थे।
तो वो 6 लोग सही थे या उनमें से कोई एक सही था, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। सर कोई भी सही नहीं था। कोई भी सही नहीं था, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हाथी को भाई अगर उनके आंखें होती तो देखते तो पता चलता उनको। सदफ, आपका क्या कहना है? सर वो एलिफेंट को अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सही कोई भी नहीं। सही कोई भी नहीं था। तो ये कहानी का मतलब समझ में आया आपको कि हर एक व्यक्ति का अपना नजरिया होता है, और वो नजरिया सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसलिए एक जो शब्द है ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तु परखता, इसमें आपको परखना है उस वस्तु को, उस खबर को जिस पर आप काम कर रहे हैं। और ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई कहे कि ये सच है, कोई कहे ये गलत है। दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज हैं, अर्थात असमानताएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 2 शब्द बताए, एक तथ्य परक और दूसरा वस्तु परक। इन दोनों में अंतर क्या है ये भी आप समझिए, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। तथ्य परक अर्थात फैक्ट बेस्ड, यानी आपको तथ्य बताना है कि पिछले जो है कोरोना काल में इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगाई गई, तो जो नंबर्स है ना, जो आंकड़े हैं, वो आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये है कि आप जो है आपने तथ्यों को बताया कि पिछले 3 महीने में या 6 महीने में महंगाई इतनी बढ़ी, या पिछले 1 महीने में पेट्रोल के दाम इतनी बार बढ़े, गैस के दाम इतनी बार बढ़े। तो जो सच में बढ़े होंगे, जो सच में तथ्य होगा, वो नंबर्स के माध्यम से आप वो बताएंगे। जबकि वस्तु परक का मतलब क्या है? वस्तु परक का मतलब है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि इसी खबर को हमारा समाज किस नजरिए से देख रहा है। यानी जो वस्तु परकता की अवधारणा है, उसका संबंध हमारे सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों से है। अब भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, जैसे अंबानी, अडानी या कोई भी बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े फिल्म स्टार्स, बहुत बड़े मॉडल्स। आप ये बताओ गौरवी, आपको क्या लगता है कि अगर मान लो कि पेट्रोल 100 रुपए की जगह 1000 रुपए प्रति लीटर भी हो जाए, तो जो हमारे देश के रईस लोग हैं, किसी भी मतलब फील्ड से हों, उन पे कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन पे। और जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब लोग हैं, उन पे कितना फर्क पड़ेगा? सर वो तो चलाना ही बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो उसी तरीके से आपको ये समझना है एक जर्नलिस्ट को कि इस खबर का असर कितने लोगों पर पड़ रहा है। और ये वस्तुपरक और तथ्यपरक दोनों की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। ये पत्रकारिता के सिद्धांतों में से है। यानी तथ्य तो आपने बता दिया कि पेट्रोल का दाम पिछले 1 महीने में 4 बार बढ़ा, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आपको, ये तो तथ्यपरक हो गया। अब वस्तुपरक का क्या है? यानी इसका सामाजिक संदर्भ, समाज पे कितना असर हो रहा है इतनी महंगाई के होने से। या गैस का अगर दाम बढ़ा दिया गया है, एलपीजी गैस का, तो जो महिलाएं हैं जो किचन संभालती हैं, वो किस तरीके से घर के बजट को मैनेज कर रही है, उसको एनालाइज करना और उसको अपनी रिपोर्ट में लिखना, उसको कहते हैं वस्तुपरक। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों शब्दों में आपको अंतर पता चल गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? शायद लास्ट पॉइंट होगा सर। जी सर, सोर्सेस। सोर्सेस यानी सूत्र। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब सूत्र 2 तरह के होते हैं, एक पर्सनल सोर्सेस, एक ऑफिशियल सोर्सेस। पर्सनल जो आपने खुद बनाए, ठीक है। ऑफिशियल जो गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है, प्रशासन के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं, है ना, वो ऑफिशियल वर्जन है। अब यह है कि आपको दोनों पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है, दोनों को अपने न्यूज सेंस के अकॉर्डिंग डेवलप करना है, क्रॉस चेक करना है कि भाई ये अगर ऐसा कह रहा है तो ये सही है या गलत है। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं। एक आपको कहीं से आपका पर्सनल सोर्स है, उसने बताया कि एक लड़की है, उसने किसी लड़के पर मोलेस्टेशन का केस कर दिया, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ गौरवी कि अब आपको अगर ये रिपोर्ट बनानी है, इस खबर पे काम करना है, तो आप किससे बात करोगे? आपके सोर्सेस कौन होंगे?
सर वो लड़की और मतलब जो जहाँ पर वो सर जो उसके फ्रेंड्स उनमें भी जो लड़का है उसे उससे भी पूछताछ करी जाएगी, और जो जो उसका मोबाइल नंबर है उस फोन को भी लिया जाता है। तो मान लो कि सदफ उस लड़की ने, आपने पूछताछ कहना तो गलत होगा, यानी आपको बातचीत करना है। देखो जर्नलिस्ट हमेशा बातचीत करता है, वो भी आराम से प्यार से। पूछताछ तो पुलिस वाले करते हैं, पूछताछ तो सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले ये सब करते हैं, थर्ड डिग्री भी वो यूज करते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है, जर्नलिस्ट का काम है प्यार से बात करना। अब मान लीजिए सदफ आप फील्ड पर गई और आपको ये कहीं से आपके पर्सनल सोर्स ने आपको इन्फॉर्म किया कि ये लड़की है, इसने जो है हैरेसमेंट का केस किया है, तो आप उस लड़की से मिलेंगी, उससे बात करेंगी। उसने जो कुछ आपको कहा है, क्या आप उसको सत्य मान लेंगी? सर सत्य नहीं मानूंगी, लेकिन क्योंकि मैं अभी लड़के से भी बात करूंगी और फिर बिल्कुल क्योंकि उसने केस किया है तो मुझे पुलिस से भी बात करनी होगी कि बिल्कुल। उनकी अब तक की क्या कार्यवाही। लेकिन हाँ, मैं हाँ सबसे बात करूंगी, अपना डिसीजन नहीं लूंगी कि भाई बिल्कुल, पूछताछ करें। यानी आप सिर्फ लड़की के कहने पर नहीं आएंगे कि उसने आरोप लगा दिया और आपने उसको दोषी ठहरा दिया। नहीं, आपने जिस पर आरोप लगाया गया है उससे भी बात करेंगे, पुलिस का वर्जन भी लेंगे। क्योंकि जस्सी, आपको क्या लगता है कि कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लड़की ने झूठा आरोप लगा दिया हो और किसी लड़के की इमेज खराब हो रही हो, या उसको बदला लेना हो। आपको पता है ना कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। इसलिए एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप क्या करेंगी जसप्रीत? सर मैं लड़की से भी उसका पक्ष पूछूंगी, लड़की से भी वही कहानी पूछूंगी और लड़के से भी वही कहानी पूछूंगी। अगर दोनों की कहानी डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं घोटाला है सर। बिल्कुल। तो अब इसमें कोई अपनी मतलब निगेटिव पॉइंट्स तो आपको बताएगा नहीं। लड़की आपको ये तो बताएगी नहीं कि मैं तो उसको ब्लैकमेल कर रही हूँ क्योंकि उसने मेरा कहना नहीं माना, या लड़का तो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैंने उसको बिल्कुल भी हरासमेंट नहीं किया है, क्योंकि चोर कभी खुद नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है। आप समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट? तो एक जर्नलिस्ट का न्यूज सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको उस खबर से जुड़े सब लोगों से बात करनी है और अपना जजमेंटल नहीं बनना है। आपको जज बन के नहीं लिखना है कि नहीं ये लड़की गलत थी क्योंकि इस लड़की ने ड्रिंक कर रही थी या छोटे कपड़े पहन रखी थी, इसलिए उस लड़के की कोई गलती नहीं है। डोंट थिंक लाइक दैट यार। आप जो है जर्नलिस्ट हैं, आप समाज में इस तरह की जो मानसिकता है ना उसमें बदलाव लाने का आपको काम करना है। आपको ये कहना है कि कपड़े पहनना उस लड़की का निजी अधिकार है, छोटे पहने बड़े पहने जैसे भी पहने, दैट्स हर चॉइस, बट हु आर यू टू मोलेस्ट हर, राइट? अब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुद लड़की हैं तो आप सोचे नहीं यार लड़के ही आजकल के दुष्ट होते हैं, इस लड़के ने जरूर बदतमीजी की होगी। तो ये मेंटलिटी भी नहीं रखना है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि आप जेंडर बायस्ड ना हो। आप ये मत सोचे कि लड़की है तो सही होगी, लड़का है तो गलत होगा। दोनों ही सही हो सकते हैं और दोनों ही गलत हो सकते हैं। कोई भी सही हो सकता है और कोई भी गलत हो सकता है। आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है। समझ में आ गया? तो आज का जो आपका असाइनमेंट है वो ये है कि आप लिख लीजिए, एनालाइज एनी न्यूज स्टोरी on the basis of the principle of journalism. इसका मतलब समझ में आ गया? अब आप कोई भी एक स्टोरी लीजिए सदफ, आप कोई भी एक स्टोरी लीजिए, एक खबर लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स की हो या हमारे सोसाइटी से जुड़ी हो या क्राइम की हो या बॉलीवुड की हो, कहीं की भी हो, स्पोर्ट्स की भी हो। अब उस स्टोरी को जो ये 4-5 पैरामीटर्स हमने लिखाए हैं उनके बेसिस पर ऑब्जर्व करो, सोचो कि इसमें क्या चीज मिसिंग है, क्या ये परफेक्ट स्टोरी है। तो आपको उस स्टोरी के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही पॉइंट्स बताने हैं। ये आपका असाइनमेंट है। अगली जो हमारी पाठशाला होगी, अगली क्लास होगी, उसमें आप लोग बताएंगे। अब इस पाठशाला का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, तो आखिर में चलते चलते आप सब लोगों से आपका फीडबैक ले लेते हैं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया, और इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सदफ से। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी वाली क्लास, और आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि पत्रकारिता के सिद्धांत क्या है, लाइक ट्रूथनेस, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी और फेयरनेस।
क्योंकि ये सारी चीजों को हमें अपनी नॉलेज में रखते हुए आगे अपने सारे जो कवर स्टोरी है उन्हें देखना है और उन्हीं के हिसाब से इसमें काम करना है। ओके, जसप्रीत। सर काफी अच्छा लगा, और जिस तरह से आपने हमें समझाया, स्टोरी भी बीच में समझाई, वो सब धीरे धीरे हम समझे और हमें अच्छा लगा। ओके, गौरवी। यस सर, बहुत अच्छी लगी क्लास, मतलब कि हर चीज समझ में आई आपकी, और अच्छा स्टोरी भी अच्छी थी। अच्छा, तो कोई डाउट है, किसी के मन में कोई सवाल है? सर जो हम स्टोरी लेंगे उसके बस नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, या उसे पूरी कवर करनी होगी? नहीं नहीं, देखो ये आपके ऊपर है। वैसे मेरा मतलब ये है कि जो हमने आपको प्रिंसिपल्स लिखाए हैं ना, उसके बेसिस पर आप एनालाइज करो कि आपने एक स्टोरी पढ़ी, आपको क्या लग रहा है कि वो ट्रूथफुलनेस है, क्या उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, क्या उसमें फैक्ट्स हैं, क्या वो बैलेंस्ड है, सोर्सेस को क्या क्रॉस चेक किया गया है। ये आपको खुद उस स्टोरी को पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। और इसके बाद अगर आप चाहो तो उसी स्टोरी को रीराइट करो अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी स्क्रिप्टिंग भी बेटर होगी। इसलिए आप उस स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग दोबारा से लिख करके आप अगली क्लास में दिखा सकते हो। और किसी का कोई डाउट है? सर मतलब पूरी स्टोरी को हमें अपने लेवल पर, अपनी सोच के लेवल पर एनालाइज करना है। हाँ, लेकिन आपकी सोच का लेवल होगा वही प्रिंसिपल्स, वही सिद्धांत जो आज हमने टॉपिक्स में आपको लिखाए हैं। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। तो आखिर में और किसी, जसप्रीत आपका कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो। ठीक है, एक पॉइंट मिस हो गया है प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म में, यानी पत्रकारिता के सिद्धांत में। अभी अभी मुझे याद आया तो मैं उससे चाहता हूं कि उसको भी बता दूं। दैट इज नोन एज इंटेग्रिटी। हिंदी में बोलते हैं अखंडता। इंटेग्रिटी, INTEGRITY, यानी ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ये सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं मीडिया के। अब ये इंटीग्रिटी होती क्या है? एनी आइडिया? किसी को कुछ जानकारी है इस बारे में? अखंडता। व्हाट इज इंटीग्रिटी? नो आइडिया? गेट आइडिया। कैसे? आपको मालूम है एक अच्छे इंसान में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए गौरवी? सर वो सच बोलता हो, सबकी हेल्प करता हो, सच और बोलता सबकी हो और बात सबकी समझता हो। हेल्प करता हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। सदैव अगर आपको ऐड करना हो, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपकी नजर में एक अच्छा इंसान, और वो इंसान लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे इंसान में? 2 पॉइंट इसने बताए गौरवी ने, उसके आगे आप बताइए। सर वो ये तो है कि सच बोलता हूँ, जो कि आजकल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता हो, ज्यादा गुस्सा नहीं करता हो। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो एक इंसान को थोड़ा अच्छा इसमें हाँ, डेफिनेशन में मतलब ला बहुत के ज्यादा रखती जो हैं। है शॉर्ट टेम्पर ना हो, बहुत ज्यादा गुस्सा ना आता हो, ये जी जी आपका एक सर। पॉइंट है। जस्सी, अगर आपको कुछ ऐड करना हो इसमें? सर वो कहीं भी बायस ना हो, अनबायस हो पूरी तरीके से। और सर वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट ना करता हो, वो सब भगवान को सपोर्ट करता है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट बात कही। यानी कल को गौरवी अगर इस बात पर सदफ से लड़ जाए कि नहीं भाई, मस्जिद इस देश में नहीं होनी चाहिए, इस देश में मंदिर ही मंदिर होना चाहिए, तो आप अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते, है ना? या सदफ लड़ जाए इस बात पर, यार तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो, ये हनुमान जी की, दुर्गा जी की अभी जो है नवरात्र आने वाले हैं, क्यों व्रत रखती हो, क्यों क्या करती हो, इसका मतलब आप अच्छे इंसान नहीं। क्यों? क्योंकि आप खुद के अच्छा मानते हैं, खुद के भगवान को, खुद के धर्म को, खुद को, लेकिन दूसरे की इज्जत नहीं करते। ये गलत सोच है। उसी तरह से आपको सर्वधर्म समभाव, आपको कहना चाहिए कि हमारे देश के संविधान में है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, हमारे देश के संविधान में है कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, अफेयर कर सकता है, और इसमें जाति धर्म आड़े नहीं आती। लेकिन आपने देखा होगा कि लव जिहाद के मामले कितने बढ़ रहे हैं, है ना? बहुत गहराई से समझिए इन चीजों को, क्योंकि हंसी मजाक की बात नहीं है। ये बात गलत है कि नहीं कि कोई मान लो इमरान नाम से, उसका असली नाम इमरान है, लेकिन वो अमित नाम से किसी लड़की के साथ अफेयर का पूरा एक नाटक करता है, और बाद में उससे जो है शादी करता है और छोड़ देता है। व्हाट्सएवर आप किसी भी लव जिहाद की स्टोरी पढ़ लीजिए, तो क्या वो सही काम कर रहा है?
बहुत गलत कर रहा नो है। सर। और वहीं पर अगर कोई लड़की ऐसी है कि वो खुद जो है अपनी तरफ से किसी से बात कर रही है, अपनी पिक्स भेज रही है उस तरह की, और बाद में उस लड़के को ब्लैकमेल कर रही है, तो क्या वो अच्छा इंसान है? नहीं है। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आप एक इंसान के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक एंकर या रिपोर्टर, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसके प्रति कितने ईमानदार हैं। तो इस लाइन के आगे आप लिख लीजिए, ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, ब्रैकेट में जर्नलिज्म। इसी में है फ्री, फेयर और फियरलेस, वो भी इंटीग्रिटी में ही आता है। क्लियर हो गया? ये इंटीग्रिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो कल को जो है गौरवी एक बहुत अच्छी स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज कर रही है, और वो ये स्टोरी इस पर है कि एक बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी है, और जैसे आपने देखा होगा कल ही जो है खबर आई है कि शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है राज कुंद्रा, उन पर आरोप लगा है किसी पोर्न वीडियो को शूट करने का और बाद में बेचने का, और बाद में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव न्यूज सिर्फ गौरवी के पास है, तो क्या होता है, उसने, और उसको मालूम चल जाता है जो भी आरोपी है कि इस जर्नलिस्ट के पास ये खबर है, तो वो आपको फोन करेगा, आपको लालच देगा, आपको बहुत हो सकता है पैसों का ऑफर दे, हो सकता है आपको कहीं बंगला दे दे, हो सकता है आपको जो है स्विट्जरलैंड की ट्रिप में भेज दे, गोवा की ट्रिप में भेज दे, कि आप इस स्टोरी को मत छापना, इसको मत दिखाना। और कई जर्नलिस्ट ऐसा करते हैं, जो मेरी नजर में जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं है, जो कि मेरी नजर में ऑनेस्ट नहीं है अपने प्रोफेशन के प्रति। क्या उनको ऐसा करना चाहिए गौरवी? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब आप ऑनेस्ट रहिए, आप पैसों पे कोई आपको खरीद ना पाए, इसलिए आपको ऑनेस्ट रहना है, यही इंटीग्रिटी कहलाती है। इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई सवाल हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। नहीं सर। ठीक है सदफ, तो ऑनेस्टी Yes. टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, और वो कोई भी इंटीग्रिटी एक कॉमन पॉइंट है जो कि हर एक फील्ड में है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए ना, आपको Yes. समय से क्लास करना चाहिए, ईमानदारी से घर में जाकर मेहनत करना चाहिए, असाइनमेंट्स करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स करना चाहिए, क्योंकि वो आपका काम है, वो आपका जो है ऑनेस्टी है। लेकिन अगर आप मस्ती में ही पूरा समय निकाल देंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर इंटीग्रिटी है, या आपको कोई डरा दे? देखो इसमें सिर्फ लालच ही नहीं है, मैंने 3 पॉइंट लिखाए हैं ना सदफ, फ्री, फेयर और फियरलेस। यानी अगर कल को आपको कोई डराता भी है, जैसे मान लो किसी बड़े क्रिमिनल के खिलाफ आपने स्टोरी फाइल कर दी सदफ, और उसको पता चला कि ये लड़की बिकने वाली नहीं है, ये पैसों में लेकर के हमारी स्टोरी को नहीं रोकेगी, तो वो क्या करेगा? दूसरा तरीका, साम दाम दंड भेद, आपने सुना होगा। फिर वो आपके ऊपर हो सकता है कि आपको मतलब डराए, धमकाए, डराने की कोशिश। है ना? तो जर्नलिस्ट को ना तो डरना है, ना तो झुकना है, ना तो किसी के प्रभाव में आना है, और ना ही किसी के दबाव में आना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चे जर्नलिस्ट की तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी है, अपना काम करना है। जानता हूं मैं कि बहुत किताबी बातें हैं, बड़ी सैद्धांतिक बातें हैं, रियल में आजकल की मीडिया में ऐसा बहुत कम हो रहा है, लेकिन मैं आपको अच्छी चीजें ही बताऊंगा, अच्छी चीजें ही सिखाऊंगा। तो आपको ओवरऑल हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट Yes, हो sir. या किसी का कोई सवाल हो? तो अब हम जो है अगले पत्रकारिता की पाठशाला के एपिसोड में आप सबसे फिर मिलेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और साथ ही देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।